स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, स्टिकोमेट्री के हमने एक्सरसाइजेज स्टार्ट किए थे और इसमें आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3। अच्छा जी, चलिए जी, लेक्चर 3 हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 से। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो उन्हें तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। वो आप मेरे चैनल पे चैप्टर में जाकर देख सकते हैं स्टोकियोमेट्री के। अलबत्ता जो एक्सरसाइजेज चैप्टर में नहीं हैं वो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो पहला है जी, व्हाट इज़ स्टोकियोमेट्री। व्हाट इज़ स्टोकियोमेट्री इम्पोर्टेंट, व्हाई इज़ इट स्टोकियोमेट्री इम्पोर्टेंट, गिव सम एग्जांपल्स। तो जनाब, ये ऐसा क्वेश्चन है जो चैप्टर के अंदर मौजूद है। आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं स्टोकियोमेट्री में। नेक्स्ट है जी, गिव द प्रिंसिपल्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये भी मौजूद है चैप्टर में, लेक्चर्स के अंदर। हाउ कैन यू सोल्व अ स्टिकोमेट्रिक प्रॉब्लम। अच्छा, ये भी मौजूद है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, ये भी मौजूद है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, ये भी मौजूद है। हाउ कैन वी कैलकुलेट मोलर मास, ये भी मौजूद है। What does the mole have in common with pair dozen, ये भी मौजूद है। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन 8 पे चलते हैं जी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। यानी अगर आपके पास 1 मोल कार्बन हो तो उसका मास ग्राम में कितना होगा। जी सिंपल सी बात है, कार्बन का जो मास है वो 12 है। अगर इसको हम 12 ग्राम करते हैं तो ये 1 मोल बन जाएगा। तो 1 मोल का मास कितना हुआ, 12 ग्राम। तो हमारा आंसर है ग्राम्स में वो होगा 12 ग्राम। हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मोल, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स होंगे। सिंपल सी बात है जी, 1 मोल जो भी चीज़ होगा उसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अगर वो एटम्स पूछ रहे तो वो एटम्स होंगे। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द मोल। एवोगैड्रोस नंबर क्या है और इसका मोल से क्या ताल्लुक़ है। जनाब, सिंपल सी बात है कि एवोगैड्रोस नंबर एक नंबर है जो कि इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 का, और हर चीज़ के 1 मोल में इतने ही पार्टिकल्स होते हैं। तो मोल के इसके साथ ये रिलेशन है। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स से मुराद है मेरे पास एक एलिमेंट सोडियम है, एक कार्बन है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। अब वो कहते हैं जी, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैज़ डिफरेंट मासेस। तो सोडियम के जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होंगे 6.02 10⁻23। अच्छा जी, 10⁻23। इसी तरह कार्बन के जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.02 10⁻23। अब वो पूछ रहे कि जी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, यानी दोनों की जो एवोगैड्रोस नंबर है, हैज़ डिफरेंट मासेस, इनके मासेस अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि सोडियम का मास 23 है, यानी 23 ग्राम सोडियम होगा तो इतने ज़र्रात बनेंगे। कार्बन का मास 12 है तो 12 ग्राम कार्बन होगा तो इतने ज़र्रात बनेंगे। मास इनका अलग अलग होगा। इट मीन सोडियम ज़रा वज़नी है, सोडियम की ज़र्रात वज़नी है कार्बन से, इसलिए इनका मास ज़्यादा है। अच्छा, ये भी हो गया। ई पर आते हैं जी। वाई केमिस्ट यूज़ मोल एज ए यूनिट। केमिस्ट मोल को एज ए यूनिट क्यों यूज़ करते हैं। तो जना, मोल को एज ए यूनिट इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे ज़र्रात जो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो जिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम काउंट नहीं कर सकते तो उनको हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं और इसी को हम मोल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जी, विच वुड हैव हायर मास, अ मोल ऑफ सोडियम। कहते हैं किसका मास ज़्यादा होगा, 1 मोल सोडियम का
और अ मोल ऑफ कार्बन, पता नहीं कार्बन है या कैल्शियम है, मैं कार्बन ले लेता हूँ। तो मास किसका ज़्यादा होगा? तो जनाब सोडियम का मास 23 है, कार्बन का 12, तो इसका ज़्यादा होगा। जी पे आते हैं जी, विच वुड कंटेन मोर एटम्स, अ मोल ऑफ सोडियम, किस में ज़्यादा एटम्स है? 1 मोल सोडियम के अंदर और अ मोल ऑफ कार्बन या 1 मोल कार्बन में। तो जनाब अगर दोनों 1 मोल हैं तो फिर तो उसमें एटम्स की तादाद सेम होगी, ठीक है, हम कहेंगे सेम नंबर ऑफ एटम्स। एच है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट, कितने एटम्स होंगे 1 मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, 1 मोलर मास, मोलर मास का मतलब है इसका मास कितना है जी, इसका मास होता है 98, ठीक है, और मोलर मास का मतलब होगा 98 ग्राम पर मोल। तो इसमें कितने एटम्स होंगे, ठीक है, वो हम बताते हैं आपको स्टूडेंट्स। पहले आप इसका मास कैसे निकालेंगे, ये देखिए जी जनाब, इसमें H2SO4, हाइड्रोजन का वज़न है 1, सल्फ़र का वज़न यहाँ पर है 32 और ऑक्सीजन का है 16। तो हाइड्रोजन 2 दफ़ा है तो इसे 2 लेंगे, सल्फ़र 32 है तो इसे हम 32 लिख लेते हैं, 16 को 4 से ज़रब देंगे 64 हो जाएगा। तो इनको जमा करेंगे तो क्या बनेगा 98। अब सवाल क्या है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट, कितने एटम्स हैं 1 मोलर मास में, यानी 98 ग्राम के अंदर। 1 मोलर मास का मतलब है 98 ग्राम के अंदर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें एटम्स कितने हैं? तो जनाब सिंपल सी बात है, 1 मोल में ज़र्रात कितने होते हैं पहले हम ये कहेंगे। तो ज़र्रात होते हैं 6.02 10⁻23, इतने ज़र्रात होंगे 1 मोल में। अब ज़र्रात तो इतने होंगे, लेकिन अब देखिए जी इस पे आप गौर करें, एटम्स कितने वो पूछ रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में टोटल एटम्स कितने, 2 हाइड्रोजन हैं, 1 सल्फ़र है, 4 ऑक्सीजन है, 7 है। तो आपने अपने रकम को ज़रब देना है 7 से, यानी इसको मैं 7 से ज़रब दूंगा, ठीक है जी। 10⁻23 को हम नहीं छेड़ेंगे, इस 7 को 6.02 से ज़रब देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं ज़रा हल करता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर खोलते हैं जनाब और इसे हल करते हैं। 6.02 इसे हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 7 के साथ, तो ये है 42। तो हमारा आंसर आ रहा है जी 42.14 10⁻23। और अगर आप डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करना चाहें ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लें तो ये हो जाएगा 4.214। जब यहाँ से रकम को आप छोटा करेंगे तो पावर में बड़ा करोगे तो ये हो जाएगा 10 की ताकत 24, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9। What is percentage composition, how can you calculate the percentage composition of a compound, ठीक है। ये स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स में मौजूद है स्टोइकियोमेट्री के चैप्टर में, वहाँ से देख लीजिएगा। व्हाट आर लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट्स, हाउ विल यू डिटरमाइन देम, ये भी मेरे लेक्चर में मौजूद है, इसे आप वहीं से देखिएगा। कैन देयर बी अ लिमिटिंग रिएजेंट इफ़ ओनली वन रिएक्टेंट इज़ प्रेजेंट, अच्छा कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें सिर्फ एक रिएजेंट हो और वो प्रोडक्ट बना रहा हो, क्या सिर्फ एक रिएजेंट लिमिटिंग हो सकता है? तो इसका आंसर होगा नो, एक रिएक्टेंट लिमिटिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में पहले ख़र्च हो जाए, तो इसके मुकाबले में कोई और होना चाहिए जो बच जाए, तब ये लिमिटिंग होगा, वो एक्सेस होगा। जब यही ख़त्म हो जाएगा तो फिर लिमिटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। सी है, वी यूज़ एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इन स्मॉल अमाउंट्स एंड इनएक्सपेंसिव इन लार्ज अमाउंट्स, वाई, हम महंगी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कम मिकदार में और सस्ते चीज़ को ज़्यादा मिकदार में यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसके रीज़न ये होता है ताकि एक्सपेंसिव जो मटेरियल है, एक्सपेंसिव रिएक्शन के दौरान जो एक्सपेंसिव मटेरियल है शुड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ताकि एक्सपेंसिव
प्रोडक्ट में बदल जाए कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर। यानी जो एक्सपेंसिव मटेरियल है वो प्रोडक्ट में मुकम्मल बदल जाए, कुछ भी ना बचे, ज़ाया ना हो। इनएक्सपेंसिव को बड़ी मकदार में इसलिए यूज़ करेंगे कि अगर वो बच भी जाए तो उतना कोई इशू नहीं है, ठीक। क्वेश्चन 11 है जी, गिव एन एवरी डे एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट्स द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। कोई ऐसी मिसाल दे जो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट डेली के हिसाब से समझा सके। तो जनाब इसकी मिसाल ये है कि आप रोटी खा रहे हैं, आपने रोटी और सालन मंगवाया है। आप खाना खा रहे हैं और रोटी आपकी ख़त्म हो गई, सालन बाकी है, तो रोटी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बहुत सारी मिसालें हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 12, डिफाइन थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। हाउ डू वी कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसके लिए स्टूडेंट्स आप लेक्चर्स में स्टोइकियोमेट्री के देखेंगे, मेरे चैनल पे मौजूद है। क्वेश्चन 13 है, एक्चुअल यील्ड ऑफ अ रिएक्शन इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड, वाई। तो एक्चुअल यील्ड इसलिए कम होता है कि रिएक्शन के दौरान कुछ ना कुछ मकदार रिएक्टेंट्स में से ज़ाया हो जाती है, या तो गैस की शक्ल में ज़ाया होती है, या वैसी इनएक्सपीरियंस शख्स की वजह से ज़ाया हो जाता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट्स में फॉल्ट्स की वजह से याद ज़ाया होता है, तो प्रोडक्ट में थोड़ा सा कम मिलता है। 14 पे चलते हैं, हाउ मच आयरन इज़ रिक्वायर्ड। ये स्टूडेंट्स सवाल हैं जिसे आपको सीखना चाहिए। हाउ मच आयरन इज़ रिक्वायर्ड, कितना आयरन चाहिए। इस पर आप गौर करें जी, ये हमें पूछ रहा है कि कितना आयरन आपको चाहिए टू प्रोड्यूस 162.3 ग्राम ऑफ FeCl, ताकि 162.3 ग्राम्स बना सकें FeCl3 के, व्हेन क्लोरीन इज़ इन एक्सेस, जब क्लोरीन बहुत ज़्यादा हो। स्टूडेंट्स इस सवाल को हम हल करेंगे, ठीक है। हमारे पास सवाल है जी 2Fe प्लस 3Cl2 और आगे है जी 2FeCl3, सही। अब वो कहता है कि आयरन का कितना मास हमें चाहिए होगा ताकि हम 162.3 ग्राम FeCl3 बना सकें। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम मास कन्वर्जन का क्वेश्चन कहते हैं। अब जो चीज़ पूछा है और जो दिया है, आप पहले तो इनको ले लीजिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर 2Fe ये हमसे पूछा है, मैं इसको m लिखूँगा, और 2FeCl3 ये हमें दिया है, इसको मैं लिख लेता हूँ 162.3 ग्राम, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस दोनों के दरमियान इक्वल का साइन लगा देना है और दोनों के नीचे डिवीज़न का साइन लगा देना है। ये मेथड बस आप सीख लीजिएगा कि इक्वल का साइन और फिर डिवीज़न का साइन दोनों के नीचे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने आयरन के मोलर मास को लिखना है और यहाँ FeCl3 के मास को लिखना है। तो एक आयरन का मास 56 होता है, तो 2 आयरन का मास, अच्छा जी 2 आयरन का मास, ये एक आयरन हुआ 56, ये दूसरा आयरन हुआ 56। इसको जमा करेंगे, 6 और 6 12, एक बचेगा, 5 और 5 10 और 11, 112। तो इधर मैं लगाऊंगा 112। अब FeCl3 दो दफ़ा है, इसका भी मास निकालेंगे। FeCl3 दो दफ़ा है, ठीक है जी, FeCl3। अच्छा क्लोरीन का मास स्टूडेंट्स, टोटल क्लोरीन्स कितने हैं, 6 हैं। एक क्लोरीन का मास होता है 35.5 ज़रब 6, यानी हमें टोटल 6 क्लोरीन का मास चाहिए। फिर 2 आयरन का मास अभी हमने निकाला कि 2 आयरन का जो मास है वो बनता है कितना जी, 112 बनता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको ज़रा हल करके आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, तो मेरे पास है मेरे पास है 35.5 6 दफ़ा, 35.5 × 6, ये बनता है स्टूडेंट्स 213। अब इस दोनों को मैं जमा करूँगा, ठीक है। 213 में प्लस करूँगा 112, तो
112 प्लस करूँगा तो ये स्टूडेंट्स बनेगा 325। तो ये जो है FeCl 2 FeCl 3 का मास है, जिसे हम इधर लगाएंगे 325। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमने पहले इसको डिवीजन करना है, ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा। अच्छा, इसको करते हैं जी 162.3 162.3। इसको डिवाइड करेंगे किस पर, 325 पर, 325। तो हमारे पास आता है 0.499। ठीक है, और इधर मेरे पास है m/112। अब स्टूडेंट्स इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा, इधर मास रह जाएगा, ये 0.499 मल्टीप्लाई ये 112 इसके साथ ज़रब का आएगा, तो 0.499 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 112 को, तो ये स्टूडेंट्स आएगा जी हमारे पास 55.8 ग्राम। तो ये आयरन हमें इतना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये जो आयरन का उन्होंने हमसे पूछा था ना कि इसका मास कितना होना चाहिए, तो वो हमें चाहिए होगा 55.8 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे।